हमारे हिंदी विद्यार्थियों का इस साइबर सिक्योरिटी सीरीज़ के अगले वीडियो में स्वागत है। दरअसल ये वीडियो दो भागों में रहेगा और पहले भाग में हम एक हैकिंग के बारे में एक ओवरव्यू करेंगे और जो दूसरा भाग रहेगा उसमें काफ़ी डिटेल्ड में हम समझने की कोशिश करेंगे कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग और एथिकल हैकिंग में अगर इंसान उतरना चाहे तो उसके लिए क्या कुछ करना पड़ेगा, क्या क्या एक्टिविटीज़ उसको करने पड़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब कुछ हार्ड फैक्ट्स देखते हैं, मतलब कुछ सच्चाइयाँ जो हमें मानने ही पड़ेंगे। तो ये जितने सिस्टम्स बनते हैं, अब सिस्टम्स का मतलब मेरा है इधर या तो हार्डवेयर भी हो सकते हैं या फिर सॉफ्टवेयर बेस्ड भी हो सकते हैं या कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो ये जितने भी हैं ये सारे अजम्पशंस पे बेस्ड होते हैं और इन इन सब के लिमिटेशंस होते हैं। और ये जाहिर है कि ये सिस्टम्स जो हैं वो इंसान बनाते हैं और इंसान गलतियां करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एटलीस्ट थियोरेटिकली दुनिया भर की जितनी हार्डवेयर है और जितनी सॉफ्टवेयर है उसमें ढेर सारे बग्स हो सकते हैं। अब किस में कितने बग्स हैं वो तो डिपेंड करेगा। और टेस्टिंग जो है ये जितना करते हैं एक सिस्टम का उतना उसमें से बग्स निकलेंगे, वो फिक्स होंगे और फिर वो जो जो भी चीज़ है वो बेहतर बनता जाएगा वक्त के चलते। तो इसलिए बोला जाता है कि कोई भी सिस्टम जो है वो एक दिन में या एक हफ्ते में ऐसा नहीं बन जाता। उसके लिए एक आइटरेटिव प्रोसेस होता है, मतलब एक वर्जन बनाओ, फिर उसको टेस्ट करो, जो भी बग्स निकलते हैं फिर उसको फिक्स करो, फिर इससे बेहतर वर्जन अगला वाला होगा, फिर उसको फिर वापस टेस्ट करो एंड सो ऑन। तो आखिर ये हैकिंग है क्या? कितनी बार आपने न्यूज़ में सुना होगा, दोस्तों को बात करते देखा होगा वगैरह वगैरह। तो आखिर ये हैकिंग है क्या, अब ये समझने की कोशिश करेंगे। तो अब फिर से मैं सिस्टम जो टर्म है ये यूज़ करूँगा, वो ये बताने के लिए कि कोई हार्डवेयर का डिवाइस हो या कोई सॉफ्टवेयर हो या फिर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कोई कॉम्बिनेशन हो। तो अगर आप एक सिस्टम को एक्सप्लॉइट करते हो, मतलब आप उसका दुरुपयोग करते हो या उसका दुरुपयोग करने का तरीका या तरीके ढूंढ लेते हो, तो मतलब ऐसे 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 चीज़ जो जिनको करना अलाउड नहीं है, मतलब डेवलपर्स ने रोक टोक लगा रखी है लेकिन आप उसको कर पाते हो, या फिर डेवलपर्स ने कभी सोचा नहीं था लेकिन आप वो कर पाते हो, या फिर डेवलपर्स ने कभी उस फीचर को या उन फीचर्स को डिफाइन नहीं किया लेकिन आप पता नहीं उसके अंदर ढूंढ के निकाल लेते हो, या फिर डेवलपर्स ने सोचा कि नहीं नहीं ये तो बहुत ख़तरनाक है, इससे ख़तरा हो सकता है, लेकिन आप वो कर पाते हो। तो ये सारे मतलब जो एक्टिविटीज़ हैं ये सारे हैकिंग के अंदर आते हैं। हाँ, अब सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशंस, मतलब डिपेंड करता है कि आप हार्डवेयर लेवल पे भी हैक कर सकते हो, आप सॉफ्टवेयर लेवल पे भी हैक कर सकते हो, इन थियरी, एटलीस्ट इन थियरी। लेकिन जैसे मैंने कहा, सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशंस। तो जैसे हमने देखा कि हैकिंग जो है वो हार्डवेयर लेवल और सॉफ्टवेयर लेवल पे, दोनों लेवल पे होता है। अब हम देखेंगे कुछ उदाहरण हार्डवेयर लेवल हैकिंग का। तो जो पहला उदाहरण है वो है सोनी बीएमजी के ऑडियो सीडीज़ आते थे एक ज़माने में, तो मतलब 2003 के आसपास, मान लीजिए 20 साल पहले। तो ये जो ऑडियो सीडीज़ जो नए आए थे मार्केट में, तो इनमें डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट, मतलब डीआरएम, तो ये मैकेनिज़्म उसमें इम्प्लीमेंट हुआ था इन सीडीज़ के अंदर। ठीक है जी। तो होता ये था कि आप जब ये सीडी नॉर्मल सीडी प्लेयर में जब बजाते हो या फिर डीवीडी प्लेयर में आप बजाते हो तो नॉर्मल गाने बजते थे। लेकिन जैसे ही आप इसको पायरेट करने का कोशिश करोगे, मतलब सीडी रिपिंग बोलते हैं इसको, मतलब आपने ये एक लैपटॉप या खास स्पेसिफिकली विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जिस पे रन होता था, मतलब अगर डेस्कटॉप है या लैपटॉप है जिस पे विंडोज़ चलता है, तो जैसे ही आप उसके सीडी ड्राइव में या डीवीडी ड्राइव में आप ये डीआरएम वाला सीडी आप जब डाल देते थे, तो चुपचाप उस सीडी के अंदर से एक
एप्लीकेशन आपको बिना बताए इंस्टॉल हो जाता था आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप में। अब हुआ ये कि सीडी जो है उसमें दो भाग थे। पहला भाग वो था जिसमें ऑडियो मतलब जो गाने होते थे। जो दूसरा भाग था जिसमें ये छोटा सा प्रोग्राम, ये छोटा सा रूटकिट एप्लीकेशन छुपा हुआ था, वो बिना बताए चुपचाप वो इंस्टॉल हो जाता था और जब भी आप कंप्यूटर ऑन करते हो तो वो सर्विस की तरह चालू हो जाता था और चुपचाप अपना काम करता था। अब उसका काम था क्या? तो उसका काम ये था कि अगर आप इस सीडी से गानों को अपने कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करने की कोशिश करते हो या रिपिंग, सो कॉल्ड रिपिंग प्रोसेस करने की कोशिश करते हो, तो ये प्रोग्राम डिटेक्ट करके आपको रोक देता था। तो ये हो गया उस प्रोग्राम का मकसद, उस रूट किट का मकसद। अब हुआ ये कि कुछ वक्त के बाद हैकर्स को पता चल गया कि अरे ऐसा है मामला। तो अब तुरंत उन्होंने सोचना शुरू कर दिया कि इसको, ये मैकेनिज़्म को हराएं कैसे। तो जाहिर है कि दो मतलब वक्त के चलते दो टेक्निक्स तो बाहर आए। तो एक है कि आप एक इलेक्ट्रिशियन का जो टेप आता है ओपेक वाला, आप उसका एक टुकड़ा काट लीजिए और सीडी जो है उसके आउटर एज की तरफ चिपका दीजिए, कोई भी एक जगह पे आप उसको चिपका दीजिए। या तो ये, या फिर दूसरा ये फेल्ट टिप मार्कर करके आता है, जो आप उससे प्लास्टिक के ऊपर आप लिख सकते हो या फिर शीशे के ऊपर लिख सकते हो वगैरह। तो इस फेल्ट टिप मार्कर से सीडी का जो आउटर एज है उस पे ऐसे मतलब लिख देते थे। लिखना मतलब ट्रैक बनाना है आपको, सर्कुलर ट्रैक बनाना है ताकि वो जो आउटर एज है वो दिखे ही ना, मतलब वो पूरा कवर हो जाए ये रंग से, फेल्ट टिप मार्कर जो का जो इंक होता है उससे कवर हो जाए। अब इसका असर क्या हुआ कि जैसे ही आप ये सीडी जिस पे या तो टेप चिपका हुआ है या फिर वो जो कलर आपने उस पर किया आउटर एज पे, तो जैसे आप इसको डीवीडी ड्राइव में या सीडी ड्राइव में डालते थे विंडोज़ डेस्कटॉप या लैपटॉप में, तो जो ड्राइव है वो उस एरिया को पढ़ नहीं पाता था। और जब पढ़ नहीं पाता है तो वो मतलब स्किप कर देगा जो जो भी है उसमें, वो रूट किट वगैरह जो भी है वो। अब जाहिर है कि वो दिखाई नहीं दे रहा है उसको, रीडर को, ड्राइव को जब दिखाई नहीं दे रहा है तो वो जाहिर है कि वो स्किप कर देगा। स्किप करके जो गाने हैं वो बजाना शुरू कर देता था। तो एक तरह से वो रूट किट लोड ही नहीं होता था। अब रूट किट लोड ही नहीं होता तो फिर जाहिर है कि वो काम ही नहीं करेगा। तो इस तरह से वो मैकेनिज़्म डिफीट हो गया और लोग दोबारा ये डीआरएम वाले सीडीज़ को नॉर्मल तरीके से कॉपी करना शुरू कर चुके थे और रिप कर रहे थे और गाने दोबारा शेयर कर रहे थे। तो फिर से पायरेसी वापस चालू हो गया। तो ये डीआरएम का जो मैकेनिज़्म है वो डिफीट हो गया। अगला उदाहरण फिर से सोनी का ही प्रोडक्ट कोइंसिडेंटली। अब ये है सोनी का प्ले स्टेशन 2, जो गेम कंसोल आता था उस ज़माने में, ये भी 2000s की बात है। तो प्ले स्टेशन 2 का ये, इसको बोलते हैं मॉड चिप हैक। तो इससे मतलब अब ये जो आप यहाँ पे जो इमेज, जो स्क्रीनशॉट देख रहे हैं मदरबोर्ड का, इसमें जो रेड कलर से मैंने आउटलाइन किया है, एक वो जो चिप है रफली येलो कलर का, और जो ये वायर्स जा रहे हैं, जो ब्लैक कलर के वायर्स हैं या वाइट कलर के वायर्स हैं जो अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं मदरबोर्ड पे, तो ये कुल मिला के इसको मॉड चिप हैक बोलते हैं। तो ये मतलब एक तरह से मॉडिफाइड मदरबोर्ड है। मतलब सोनी PS2 का जो गेम कंसोल का जो मदरबोर्ड होता है उसको मॉडिफाई किया इस केस में। तो ये जो कस्टम चिप है ये तो ऑनलाइन मिल जाता है और कुछ वायर्स की ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ा सा सोल्डरिंग कर लिया और हैक तैयार। तो इससे क्या होता था? तो ये होता था एक ज़माने में कि जैसे प्ले स्टेशन 2 के जो गेम कंसोल्स होते थे, अगर ये आपने मान लीजिए यूरोप में ख़रीदा तो यूरोपियन जोन के लिए, जो यूरोपियन रीजन के लिए जो गेम्स बनते थे सिर्फ वही प्ले होते थे। जो मान लीजिए एशियन रीजन के लिए बने हैं तो वो प्ले नहीं होते थे यूरोपियन वाले कंसोल में ऐसे। तो इस तरह के जो रीजन वाले रेस्ट्रिक्शंस होते थे वो बाईपास कर सकते थे ये मॉड चिप हैक यूज़ करके। और एक और फीचर ये था कि PS2 में जो DVD ड्राइव होता था सिर्फ उसी से आप गेम्स मतलब उसी में आप उसमें आपको गेम का जो DVD है वो डाल के आपको चलाना है।
यूएसबी पोर्ट्स होते थे, लेकिन अब वो खास कोई यूज़ के लिए नहीं होते थे। लेकिन ये मॉड चिप हैक करने के बाद आप एक एक्सटर्नल यूएसबी ड्राइव अटैच कर सकते हो। अब मान लीजिए एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव हो गया, या फिर एसएसडी हो गया, या फिर आपका एक्सटर्नल यूएसबी ड्राइव हो गया, तो आप इनको अटैच करके इनके अंदर भी आप गेम्स डाल के वहाँ से आप बूट करके फिर उसको वो गेम्स को आप खेल सकते हो। तो ये हो गया सोनी प्लेस्टेशन 2 का मॉड चिप हैक। तो ये भी प्योर हार्डवेयर लेवल हैक का बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। अब हम देखेंगे आखिरी उदाहरण। अब उदाहरण तो हज़ारों हैं, लेकिन वक्त के चलते सिर्फ 3 ही देख रहे हैं हम लोग इस वीडियो में। तो ये आखिरी उदाहरण है हार्डवेयर लेवल हैकिंग का। तो इसको बोलते हैं सीपीयू ओवरक्लॉकिंग। अब ये जो है मतलब एक ख़तरनाक सिचुएशन है, और उस ख़तरनाक सिचुएशन को हैकिंग, हाँ मतलब हैक करके उसको मैनेज कर रहे हैं। ठीक है जी। तो ये ख़तरनाक सिचुएशन है क्या? अब देखिए, मदरबोर्ड कंप्यूटर का हो, फ़ोन का हो, जिसका भी, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का हो, चलिए अब इस केस में कंप्यूटर का ही ले लेते हैं। तो कंप्यूटर में जो सीपीयू का जो चिप होता है, तो अब ऐसे ऐसे वर्कलोड्स अगर आप चलाते हो, मान लीजिए आप बहुत देर तक आप 3D गेमिंग करते हो, या फिर एआई वाले जो एप्लीकेशंस आते हैं आजकल तो वो चला देते हो, या फिर कोई वीडियो प्रोसेसिंग काफ़ी हेवी आप करते हो, तो अगर 1 घंटा 1.5 घंटा तक तो ठीक है, लेकिन उसके आगे अगर आप कंटिन्यूसली बिना ब्रेक के और बिना कंप्यूटर को मतलब गर्म हो जाएगा ना, जाहिर है कि वो पूरा कंप्यूटर गर्म हो जाता है, सीपीयू गर्म हो जाता है। अगर आप वो उसको ठंडक नहीं पहुंचाते हो किसी तरह से, तो वो चिप जो है वो पिघल भी सकता है, मेल्ट हो सकता है, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो 70 डिग्री के पार होता है, कभी कभी 100 डिग्री तक भी चला जाता है। तो इस गर्मी से उसको बचाना होगा। तो इसके लिए मतलब अब कभी कभी ये भी होता है कि उस एप्लीकेशन को ज़रूरत पड़ता है कि सीपीयू का स्पीड जो है वो बढ़ाया जाए, और जाहिर है कि जब स्पीड बढ़ता है तो गर्मी भी बढ़ता है। तो अब इसको कैसे मैनेज करें? तो वहाँ पे आता है ये टेक्निक लिक्विड नाइट्रोजन का। ठीक है जी। तो लिक्विड नाइट्रोजन यूज़ करके किट्स बनाते हैं, मतलब एक रेडीमेड इंस्टॉलेशन जो आप कर सकते हो उस तरह का किट, जिसमें अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। अब ये पूरा किट जब आप इंस्टॉल कर लेते हो, तो आप लिक्विड नाइट्रोजन डाल के इसके अंदर सर्कुलेट करोगे, और वो एक तरह से वो देखिए, जैसे ये पिक्स में जैसे दिख रहा है, बर्फ़ जम जाता है एक्चुअली। ठीक है जी। मतलब जहाँ जहाँ गर्मी होती है वहाँ तो उल्टा बर्फ़ जमा देते हैं, इतना ठंडा हो जाता है कि उसमें बर्फ़ जम जाता है। ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो सीपीयू का टेम्परेचर है, अब वो ओवरक्लॉकिंग इसको बोलते हैं। ठीक है जी। तो मतलब 3 गीगाहर्ट्ज़ का जो रेटिंग वाला प्रोसेसर होता है, उसको आप 5 गीगाहर्ट्ज़ पे चला सकते हो, उसको आप 7 गीगाहर्ट्ज़ पे मतलब पुश करते हैं। आप समझ रहे हो बात, राइट? तो वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो है 9 गीगाहर्ट्ज़ का, 9 गीगाहर्ट्ज़ के ऊपर थोड़ा सा। ठीक है जी। अब 9 गीगाहर्ट्ज़ पे अगर आप ये कूलिंग मैकेनिज़्म के बगैर अगर आप चलाते हो, तो पक्का वो पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, उसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि इतना तेज़ चल रहा है वो, और इतना गर्मी उससे पैदा होगा। लेकिन अब जाहिर है कि लिक्विड नाइट्रोजन का ये जो किट है, ये जो कूलिंग किट है, ये जो मैकेनिज़्म है, इसकी वजह से एकदम उसका जो टेम्परेचर है उसको ठंडा करके रखते हैं। आप समझ सकते हैं, राइट? तो उसका मान लीजिए टेम्परेचर होगा कुछ 20 डिग्री का, या 15 डिग्री का, या फिर 26 डिग्री का, या 30 डिग्री के अंदर बस। तो आप तो देख रहे हैं ना इमेजेस में कि बर्फ़ जमा हुआ है। तो अब जाहिर है कि इतना ठंडा चल रहा है प्रोसेसर, मतलब 9 गीगाहर्ट्ज़ पे चल रहा है, लेकिन फिर भी उसका टेम्परेचर बहुत ही कम है। तो ये हो गया सीपीयू ओवरक्लॉकिंग को हैंडल करने का लिक्विड नाइट्रोजन वाला कूलिंग तरीका। तो ये भी एक हार्डवेयर लेवल हैकिंग का बहुत ही बड़ा बहुत ही बढ़िया उदाहरण है, और बहुत ही मशहूर है ये। अब देखते हैं कुछ उदाहरण सॉफ्टवेयर लेवल हैकिंग के। अब ये इनमें से काफ़ी मशहूर एग्जांपल्स हैं जो आप शायद इनके बारे में जानते भी होंगे, लेकिन खैर हम फटाफट ये भी
समझने की कोशिश करेंगे। तो एक सबसे मशहूर एग्जांपल तो है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लाइसेंस कीज़ को पायरेट किया जाता है, या फिर हैक्स होते हैं जहाँ पे मतलब आपके पास वो लाइसेंस की नहीं है लेकिन आप फिर भी ऑपरेटिंग सिस्टम को चला पाते हो। जैसे कि मान लीजिए आपने वो ख़रीदा हुआ है जबकि आपने नहीं ख़रीदा, तो ये एक एग्जांपल हो गया। फिर ऐसे ही वीडियो गेम्स के लिए, मतलब 3D जो 3D या 2D गेम्स होते हैं इनके लिए भी, मतलब आपने पैसे दे के ख़रीदे नहीं लेकिन वो आप चला पाते हो, क्योंकि या तो आपके पास पायरेटेड वर्जन है या फिर कोई ये सो कॉल्ड पैचेस होते हैं जो हैकर्स रिलीज़ करते हैं कि आप ये पैच इंस्टॉल कीजिए। मतलब गेम तो आपको इंस्टॉल करना ही पड़ेगा, गेम के अलावा आप ये पैच इंस्टॉल कर दीजिए और गेम का जो लाइसेंस की वाला जो मैकेनिज़्म है वो बाईपास हो गया और आप गेम खेलना शुरू कर सकते हो। तो ऐसे ही सॉफ्टवेयर्स अलग अलग जो पता नहीं एक ज़माने में तो मशहूर था, जैसे एडोबी का हो फोटोशॉप हो गया, या पता नहीं क्या माया का 3D मैक्स स्टूडियो, पता नहीं क्या ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर्स होते थे काफ़ी मशहूर, जिनके पायरेटेड वर्जन्स ऐसे या क्रैक्ड वर्जन्स जिनके आते थे, जिनमें वो लाइसेंसिंग का जो मैकेनिज़्म है वो बाईपास हो जाता था। और आखिरी एग्ज़ाम्पल भी मशहूर है जो मैं अब जैसे ये मल्टीप्लेयर गेम्स हो गए, या फिर जो नॉर्मल मतलब प्लेयर वर्सेस सीपीयू वाले जो गेम्स होते हैं, या फिर प्लेयर वर्सेस मतलब ह्यूमन प्लेयर वर्सेस ह्यूमन प्लेयर वाले गेम्स होते हैं, ये पबजी वबजी जो भी आते हैं आजकल, तो इनमें भी चीटिंग होता है, चीट्स होते हैं, गेम चीट्स होते हैं इनमें। तो मतलब आप कोई सॉफ्टवेयर पैच होता है या फिर कोई की कॉम्बिनेशन होता है या फिर कोई चीट कोड डालना होता है, तो इससे आपको मतलब जैसे अनलिमिटेड एमओ या अनलिमिटेड हेल्थ, ये पावर्स आपको आ जाएंगे। या फिर आप मैप में मैप होता है ना, जो बैटल वाला एरिया होता है या फिर जहाँ जो भी है वो एरिया का जो मैप होता है, उसमें सारे एनिमीज़ के पोजीशंस आपको मैप में ऑलरेडी पता चल गए, तो फिर कोई मतलब कोई एनिमी आपसे छुप मतलब कोई दुश्मन आपसे छुप ही नहीं सकता। अनलिमिटेड एमओ का हैक हो गया तो मतलब आपकी गोलियां कभी ख़त्म ही नहीं होती, वगैरह वगैरह। तो ये सारे हैं जो हैं ये वैसे तो गेम चीट्स बोलता है इनको, लेकिन ये अल्टीमेटली हैकिंग के ही एग्जांपल्स हैं। और ये सारे जो अपन हमने इधर यहाँ पे देखे, तो ये सारे सॉफ्टवेयर लेवल के हैक्स हैं, अलग अलग उदाहरण हैं। तो इस पॉइंट पे जो हैकिंग का जो इंट्रोडक्शन मैं देना चाहता था वो ख़त्म होता है। अब देखिए, जैसे मैंने शुरुआत में ही बोला था कि हैकिंग जो है वो एक सिस्टम को का दुरुपयोग करने के लिए है, या फिर ऐसे ऐसे तरीक़ों से उपयोग करने के लिए है जो कि ख़तरनाक हो सकते हैं, जो कि परमिटेड नहीं है, वगैरह वगैरह। अब इनको इन रूल्स को या फिर इस सिस्टम को आप उन रूल्स को ब्रेक करके क्यों चलाना चाहते हो, ये तो आप ही जानते हैं। अब जैसे और भी सिंपल एग्जांपल दूंगा। अब मान लीजिए एक आपने एक रिवॉल्वर ख़रीदा, या फिर आपके पास एक रिवॉल्वर है। अब ये रिवॉल्वर ज़ाहिर है कि आप सेल्फ़ डिफेंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर किसी को धमकाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर किचन में जो चाकू है तो वो उससे आप सब्जी भी काट सकते हो और किसी को धमका भी सकते हो, राइट। तो हैकिंग एक तरह से आग की तरह है, या फिर ये चाकू की तरह है, या फिर वो जो पिस्टल के जो मैंने जिक्र किया उसकी तरह। हैकिंग आप अच्छे के लिए यूज़ करते हो या बुरे के लिए यूज़ करते हो वो आपकी मर्ज़ी, वो तो आपके मोरालिटी पे डिपेंड करता है। अब इस झमेले में मैं पढ़ना नहीं चाहता क्योंकि वो हमारा टॉपिक है ही नहीं। मैं तो प्योरली टेक्निकल चीज़ पे बात करने के लिए आया हूँ। तो अब जाहिर है कि हम आगे बढ़ेंगे यहाँ से। तो यहाँ पे अब हम थोड़ा डिटेल्ड समझने की कोशिश करेंगे कि ये दो जो टॉपिक्स है, दैट इज़ पेनिट्रेशन टेस्टिंग और एथिकल हैकिंग, ठीक है जी। तो इन दोनों जॉब स्पेक्स में या इन दोनों स्किल्स सेट्स में क्या क्या करना पड़ता है और क्या क्या करते हैं लोग, तो ये हम समझने की कोशिश करेंगे। अब हम
पेनिट्रेशन टेस्टिंग और एथिकल हैकिंग के बारे में काफ़ी डिटेल में बात करने वाले हैं। अब ये मैं आपको समझाना चाहूँगा एक आसान सा उदाहरण लेके। मतलब ये जो स्लाइड में जो यहाँ पे है, ये जो डब्बे, ठीक है, तो एक हो गया प्रिपरेशन का ये स्टेज, फिर पेनिट्रेशन टेस्टिंग और फिर हैकिंग, ठीक है जी। तो ये मैं एक जैसे मैं बता रहा था इसके पहले कि एक आसान सा उदाहरण लेते हैं। अब भारतीय संविधान को ही ले लीजिए, तो हर नागरिक के हक होते हैं, राइट्स, और जिम्मेदारी होती है, ड्यूटीज़, ठीक है जी। तो उसी तरह से यहाँ पे भी अगर आपको पेनिट्रेशन टेस्टर बनना है या फिर एथिकल हैकर बनना है, तो सबसे पहले आपकी ड्यूटी है, आपकी ज़िम्मेदारी है कि तैयारी करें, ठीक है जी। तो वो है ये प्रिपरेशन का स्टेज। अब प्रिपरेशन करते करते करते, जिसमें काफ़ी सारे चीज़ हैं जो हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो जब आपको लगे कि हाँ अब आगे बढ़ना चाहिए, तो उस पॉइंट पे आप अगले स्टेज पे जाएंगे, जो कि है पेनिट्रेशन टेस्टिंग। अगर आपको लगता है कि हाँ पेनिट्रेशन टेस्टिंग का जो के अंदर के जो एक्टिविटीज़ हैं इसका लेवल भी पार कर सकते हैं, तो फिर तब आप हैकिंग की तरफ जाएंगे। और ऑफ कोर्स इस केस में हम लोग सिर्फ एथिकल हैकिंग के बारे में बात करेंगे। अगले वीडियो में और चीज़ें भी आएंगी, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ एथिकल हैकिंग तक ही अपने डिस्कशन को सीमित रखेंगे। तो एक और बार भी मैं यहाँ याद दिलाना चाहूँगा कि ये जो डब्बा है और इसमें जो एक्टिविटीज़ हैं, ये सब प्रिपरेशन मतलब तैयारी। जैसे मान लीजिए आप अगर पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं, आप एक मान लीजिए इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, तो ये उसकी ट्रेनिंग है। आपको सीधा मर्डर केस में या क्रिमिनल केसेस के इन्वेस्टिगेशन में नहीं धक्का मारा जाएगा कि आप शुरू कर दीजिए पहले दिन, राइट। तो पहले तो ट्रेनिंग होती है, शूटिंग की, फिज़िकल फिटनेस की, डिसिप्लिन की, वगैरह वगैरह, ड्रिल की, राइट। तो उसके बाद अब आपकी पोस्टिंग होगी, फिर आपको केसेस दिए जाएंगे, वगैरह वगैरह। तो सेम पॉइंट है यहाँ पे भी। तो आपको पहले यहाँ पे प्रिपरेशन करना पड़ेगा, खुद को तैयार करना पड़ेगा, और एक पॉइंट पे आपको लगेगा कि हाँ अब शायद वक्त आ गया है, तो आप अगले स्टेज पे जाएंगे, जो कि पेनिट्रेशन टेस्ट है। और फिर उसके आगे जब आपको लगेगा कि हाँ अब नेक्स्ट लेवल पे भी जाया जा सकता है, तो उस पॉइंट पे आप हैकिंग करने के लिए उतरेंगे। तो इस केस में वो रहेगा एथिकल हैकिंग, ठीक। अब अगले भाग में जाने से पहले एक यहाँ पे पॉइंट बताना चाहूँगा, जो कि ये पूरा जो सीखने का ये जो मतलब पेनिट्रेशन टेस्टिंग, एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनना वगैरह वगैरह जो भी है, तो ये सारा जो प्रोसेस है वो उसकी शुरुआत एक तरह से इस स्लाइड में आप देख सकते हैं। जो तो अब जैसे मान लीजिए कि जो आपका पहला स्टेज है, जहाँ से आप शुरुआत करोगे अपनी इस कोशिश की, तो वो है तैयारी, मतलब प्रिपरेशन वाले स्टेज से, ठीक है जी। अब ये प्रिपरेशन से फिर आप जाओगे धीरे धीरे पेनिट्रेशन टेस्टिंग की तरफ। अब पेनिट्रेशन टेस्टिंग में भी आपका अच्छा खासा तजुर्बा है, अच्छा खासा आपका कॉन्फिडेंस है, तो फिर आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे हैकिंग की तरफ, राइट। और इसके आगे भी और स्टेप्स हैं जो हम आगे बात करेंगे, इस वीडियो में तो नहीं। अब एक और पॉइंट ये कि जैसे देखिए प्रिपरेशन वाला जो स्टेप है, इसके अंदर फिर ये सारे एक्टिविटीज़ आएंगे। तो जैसे रीडिंग हो गया, फिर प्रैक्टिस करना हो गया, फिर कोडिंग हो गया, फिर लर्निंग हो गया, फिर इक्विपमेंट का जो प्रोक्यूरमेंट होता है वो हो गया। अब यहाँ पे मेरा ये मतलब है इन एक्टिविटीज़ से कि देखिए आपको शायद शुरुआत रीडिंग से करना पड़े, मतलब पढ़ना पड़े। अब रीडिंग से धीरे धीरे फिर आप प्रैक्टिस में उतरेंगे, फिर प्रैक्टिस में कुछ नया पता चला या फिर कुछ समझ नहीं आया तो वापस रीडिंग में जाएंगे, फिर वहाँ से पता चला कि आपको थोड़ा सा कोडिंग करना पड़ा, राइट, या फिर किसी और का कोई कोड लेके आपको यूज़ करना पड़ा, फिर वहाँ से आपने कुछ और नया सीखा, फिर वहाँ से फिर आपने सोचा कि अरे ये तो इसके तो अलग अलग तरीके हैं इसको यूज़ करने के लिए, तो वापस आपको प्रैक्टिस करना पड़ा, वगैरह, राइट। तो आप समझ रहे हो ना। तो मतलब प्रिपरेशन से
प्रिपरेशन के अंदर ये सारा एक्टिविटीज़ हैं जो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, फिर पहला, ऐसे कोई भी ऑर्डर में आप इन एक्टिविटीज़ को कर सकते हो। फिर जब प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाए तो फिर आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग में उतरोगे। फिर यहाँ पे भी ये एन्यूमरेशन का स्टेप हो गया, फिर ये वल्नरेबिलिटीज़ ढूंढने का स्टेप हो गया, फिर वल्नरेबिलिटीज़ मिले तो वापस एन्यूमरेशन के स्टेप में जाना पड़े, फिर वहाँ से शायद आपको टेस्ट रन करने पड़े, फिर वापस आने पड़े और वल्नरेबिलिटीज़ ढूंढने पड़े वगैरह, राइट। तो मतलब इनमें कोई भी ऑर्डर में आप जा सकते हो, राइट। और फिर आप हैकिंग की तरफ जाओगे। आपने फिर ये एक्सप्लॉइट्स रन करने का कोशिश किया, कुछ गड़बड़ हो गया तो वापस पेनिट्रेशन टेस्टिंग वाले स्टेज में जाना पड़ेगा। पेनिट्रेशन टेस्ट में आपने देखा अरे यहाँ तो गलती हो गया, तो वापस रीडिंग में जाना पड़ेगा। आप समझ रहे हो? आई होप दिस इज क्लियर, राइट। तो मतलब ये एक तरह का फ्लो है। अब इस फ्लो में आप कब आपको कहाँ से कहाँ जाना पड़े, आगे जाना पड़े, पीछे जाना पड़े, तो वो डिपेंड करता है। तो इसके लिए मैंने इस तरह का ये एक मतलब एरोज़ वगैरह डाल के ये इनको ऐसे ये एक्टिविटीज़ में बांट रखा है और ये स्टेजेस में 3 स्टेजेस में बांट रखा है। ठीक है जी।